जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त नुष्ट ब्लास्ट जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, आपको अपना फीडबैक वीडियो का कमेंट बॉक्स में ही देना है। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, टोक्यो 2020 ओलंपिक की भारतीय ओलंपिक टीम के आधिकारिक गीत के संगीतकार कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए आर रहमान, बी मोहित चौहान, सी शंकर महादेवन और डी हिमेश रेशमिया। तो दोस्तों याद रखें, टोक्यो 2020 की भारतीय ओलंपिक टीम के आधिकारिक गीत के संगीतकार मोहित चौहान हैं। दोस्तों केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है वर्तमान में? किरेन रिजिजू हैं। याद रखना है दोस्तों, कौन है? केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने टोक्यो 2020 की भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक गीत लॉन्च किया। गीत तू ठान ले लोकप्रिय पार्श्व गायक मोहित चौहान द्वारा रचित और गाया गया है। दोस्तों याद रखें, कौन सा है आधिकारिक गीत, थीम सॉन्ग है जो मतलब गीत है भारतीय टीम का, वह है तू ठान ले, जो गाया किसने है? मोहित चौहान ने। अब नजर डालेंगे हम ओलंपिक की तरफ, तो टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के शुभंकर को मेराइटोवा और सौमेती नाम दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप याद रखें, टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के शुभंकर को क्या नाम दिया गया है? मेराइटोवा और सौमेती नाम दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में पियरे डी कुबर्तेन ने की थी। दोस्तों याद रखें, कब हुई है इसकी स्थापना? 1894 में। और किसने? पियरे डी कुबर्तेन। तो ओलंपिक खेलों के जन्मदाता या संस्थापक कौन है? पियरे डी कुबर्तेन। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य, ऑल टाइम आदर्श वाक्य दोस्तों यह सिटियस अल्टियस फर्टियस, मतलब सिटियस अल्टियस फर्टियस इसका ओलंपिक खेलों का ऑल टाइम आदर्श वाक्य है। ओलंपिक प्रतीक पर 5 बलाय 5 रंगों के होते हैं, लाल, नीला, हरा, पीला और काला। दोस्तों याद रखें, लाल रंग अमेरिका महाद्वीप को, यह पांचों रंग 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। लाल रंग अमेरिका महाद्वीप को, नीला रंग यूरोप महाद्वीप को, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, पीला रंग एशिया महाद्वीप को और काला रंग अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। दोस्तों अच्छे से लिख लें, रिपीट कर दूंगा, लाल रंग अमेरिका महाद्वीप को, नीला रंग यूरोप महाद्वीप को, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, पीला रंग एशिया महाद्वीप को और काला रंग अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 24 जून, बी 25 जून, सी 26 जून और डी 27 जून। तो दोस्तों याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्ति, एक अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करना है। इस साल के इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलेक्ट्रिक ट्रैफिकिंग का थीम क्या है दोस्तों? तो याद रखें, शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग सेव लाइव्स है। इसे पहली बार कब मनाया गया? तो 1987 में मनाया गया। दोस्तों अच्छे से लिख लें, इसकी थीम 2021 की, अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस की थीम 2021 की शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग सेव लाइव्स इसकी थीम है। और इसे पहली बार कब मनाया गया था? तो 1987 में मनाया गया था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, एनएसडीसी ने किसके साथ मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए व्हाट्सएप, बी फेसबुक, सी ट्विटर और डी कू। तो दोस्तों याद रखें, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल मतलब एनएसडीसी ने व्हाट्सएप के साथ मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल का प्रशिक्षित करना है ताकि उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। यह साझेदारी सहयोग अर्थात व्हाट्सएप डिजिटल कौशल अकादमी और प्रधानमंत्री कौशल केंद्र और व्हाट्सएप बिजनेस ऐप प्रशिक्षण सत्र के 2 व्यापक क्षेत्रों की पहचान करती है। नजर डालें दोस्तों पहले व्हाट्सएप की तरफ, तो व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुई थी। इसके वर्तमान में सीईओ बिल कैथकार्ट है। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। व्हाट्सएप का मुख्यालय। व्हाट्सएप का फेसबुक द्वारा अधिग्रहण की तारीख अगर पूछी जाए तो 19 फरवरी 2014 को फेसबुक ने व्हाट्सएप का अधिग्रहण कर लिया था। व्हाट्सएप के संस्थापक जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन है। और साथ में याद रखें, इसका मूल संगठन वर्तमान में कौन है? तो फेसबुक है। नजर डालेंगे दोस्तों एनएसडीसी की तरफ, मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ, तो इसकी स्थापना एनएसडीसी की
स्थापना 31 जुलाई 2008 को हुई थी। इसके वर्तमान में CEO मनीष कुमार तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों ये सारे फैक्ट्स याद रखें, आपको कहीं ना कहीं परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी दिल्ली, सी केरल और डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। महामारी के बीच एक सदस्य को खोने वाले प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। उन परिवारों को भी 2,500 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण एकमात्र कमाने वाले को खो दिया। जिन बच्चों ने अपने माता पिता या एकल माता पिता दोनों को कोविड-19 में खो दिया है, उन्हें भी 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 2,500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। दिल्ली सरकार उन्हें मुफ्त शिक्षा भी देगी। तो दोस्तों याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना कहाँ शुरू की गई है, तो दिल्ली में। अब नजर डालेंगे दोस्तों दिल्ली की तरफ, तो दिल्ली NCR क्षेत्र को अगर हम देखें तो इसकी सीमा है हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती हैं। दो राज्यों से केवल सीमाएं बनाता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इसके वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, तो अनिल बैजल उपराज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली NCR की स्थापना 1 फरवरी 1992 को हुई थी। दो पड़ोसी राज्य आपको पता है हरियाणा और उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली में स्थित वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें दोस्तों, या राष्ट्रीय प्राणी उद्यान देखें तो केवल एक राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों दिल्ली के जुड़े अन्य तथ्य देखें तो देश का पहला हाइड्रो CNG स्टेशन दिल्ली में स्थापित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में स्थित है। दोस्तों अगर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर पूछा जाए तो अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया आप लोग याद रखें, लेकिन भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर पूछा जाए तो अक्षरधाम मंदिर दिल्ली याद रखें। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टैक्सी बोट का उपयोग करने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि यह भारत का ही नहीं विश्व का पहला एयरपोर्ट बना है जिसने टैक्सी बोट का उपयोग किया। कौन सा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। तो आपको यह याद रखना है। आगे के तथ्य देखेंगे दोस्तों दिल्ली से जुड़े हुए, तो दिल्ली में सबसे पहले मुख्य स्थान देखें जो स्थित हैं और जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इंडिया गेट जो कि हमारे सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में एक स्थापत्य है, दिल्ली में स्थित है। लाल किला जो कि भारत का प्रतीक है, यह भी दिल्ली में स्थित है। कमल मंदिर जो कि शांति और समृद्धि का प्रतीक है, यह दिल्ली में स्थित है। जामा मस्जिद जो कि भारत की सबसे बड़ी इस्लामी हुजूम जगह है, तो याद रखें भारत की सबसे बड़ी इस्लामी हुजूम जगह कौन है? जामा मस्जिद दिल्ली। और हिंदू मंदिर परिसर सबसे बड़ा कौन सा है? तो अक्षरधाम मंदिर दिल्ली। कुतुब मीनार जो कि भारत का सबसे ऊंचा स्मारक है, यह भी कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 1993 में शामिल हुआ। बहुत अच्छे से याद रखें, हुमायूं का मकबरा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल हुआ है? 1993 में। यह कहाँ है? दिल्ली में। और दोस्तों याद रखें दिल्ली मेट्रो जो कि भारत की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन है, तो ऑब्वियसली यह दिल्ली मेट्रो है, तो दिल्ली में ही होगी। अब आगे के तथ्य देखें दोस्तों, तो दिल्ली में मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर, कौन सी लाइन पर दोस्तों? मैजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली मेट्रो ट्रेन शुरू हुई है। तो दोस्तों देश की पहली मेट्रो ट्रेन जो बिना ड्राइवर के चली है किस मेट्रो में हुई है? तो दिल्ली मेट्रो में। लाइन कौन सी? मैजेंटा लाइन। UN ने DMRC को ऐसे पहले मेट्रो रेल आधारित सिस्टम के रूप में सर्टिफाइड किया है जिसे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी के लिए कार्बन क्रेडिट प्रदान किया गया है। तो दोस्तों किसने? UN ने किया है। किसको? DMRC को किया है। कैसे पहले? तो ऐसे पहले मेट्रो और रेल आधारित सिस्टम के रूप में सर्टिफाइड किया है जिसे ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में कमी करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रदान किया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने EPGS नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित वर्क फ्लो आधारित IT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए सहारा, बी DRDO, सी LIC और डी SBI। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में LIC ने
EPGS नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित वर्कफ्लो आधारित IT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। दोस्तों, नया प्रौद्योगिकी मंच EPGS बैंक एकीकरण के उच्च स्तर के साथ एक केंद्रीकृत संग्रह और भुगतान लेखांकन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे स्वचालित मिलान के साथ निर्बाध और एकीकृत बैंकिंग की बहुत नवीन सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रणाली ग्राहक पोर्टल के माध्यम से व्यापक स्व सेवा क्षमता प्रदान करने में सक्षम है। इस पोर्टल पर कॉर्पोरेट ग्राहक अपना डेटा देख सकेंगे, कार्यवाही योग्य प्रक्रियाएं शुरू कर सकेंगे और दावों को दर्ज और ट्रैक कर सकेंगे। नजर डालेंगे LIC की तरफ, तो LIC के वर्तमान में अध्यक्ष MR कुमार तथा LIC का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। दोस्तों याद रखें, LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956, मुख्यालय मुंबई और अध्यक्ष MR कुमार हैं वर्तमान में LIC के अध्यक्ष। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना कौन सा नया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस है A विंडोज 11, B विंडोज 11A, C विंडोज 10 8 और D विंडोज 11/1। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना विंडोज 11 जो कि नया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। इसे विंडोज की अगली पीढ़ी कहा जा रहा है। जुलाई 2015 में वर्तमान नवीनतम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 लॉन्च होने के बाद। दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें, अगर आपसे पूछा जाता है विंडोज 10 कब लॉन्च हुआ, तो यह हुआ था जुलाई 2015 में विंडोज 10 लॉन्च किया गया था और जून 2021 में विंडोज 11 लॉन्च किया गया। तो याद रखना है, लगभग 6 साल बाद रिलीज हुई है। विंडोज 11 विशेष है क्योंकि यह एक नए यूजर इंटरफेस, एक नए विंडोज स्टोर और प्रदर्शन में सुधार पर केंद्रित है, जिसमें एक केंद्र संरेखित टास्कबार और स्टार्ट बटन भी शामिल है। दोस्तों नजर डालेंगे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ, तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन 2 लोग हैं। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में CEO और अध्यक्ष सत्या नडेला हैं। दोस्तों याद रखें, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय रेडमंड वॉशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दोस्तों याद रखें, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय के इंडिया स्मार्ट सिटी परियोजना को लागू करने में कौन से प्रदेश प्रथम स्थान पर रहे हैं। आपके ऑप्शंस है A असम, B उत्तर प्रदेश, C महाराष्ट्र और D दिल्ली। तो दोस्तों याद रखें, केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय के इंडिया स्मार्ट सिटी परियोजना को लागू करने में उत्तर प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। दोस्तों मध्य प्रदेश सूची में तो प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सूची में दूसरे स्थान पर है, जबकि तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। इंदौर मध्य प्रदेश और सूरत गुजरात को संयुक्त रूप से केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया गया है। तो दोस्तों संयुक्त रूप से किस शहर को, इंदौर और सूरत शहर को 2020 के स्मार्ट सिटीज पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो तीनों कैटेगरी याद रखें दोस्तों, राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, शहरों की सूची में इंदौर और सूरत पहले स्थान पर संयुक्त रूप से, और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में चंडीगढ़ इस पहले स्थान पर रहा है। इन्हें पुरस्कार दिया गया है। अहमदाबाद को स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड मिला है। स्मार्ट सिटी पुरस्कार सामाजिक पहलुओं, शासन, संस्कृति, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, निमित पर्यावरण, जल, शहरी गतिशीलता के विषयों पर दिए गए हैं। दोस्तों इन सारे विषयों पर विजेताओं की घोषणा की गई है। तो अब हम देखेंगे आगे उत्तर प्रदेश की तरफ नजर डालेंगे। देखेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश को, जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश की सीमा देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से और राजकीय सीमा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ऐसे करके 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमाएं लगती हैं। अब उत्तर प्रदेश का परिचय देखें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। दोस्तों उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों याद रखें, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा आपको बताइए
एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा जिससे याद हो जाए। नेपाल, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, जो कि सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य है, इतने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो भारत की सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा है, 403 सदस्य हैं यहाँ पर। दोस्तों याद रखें कि भारत की सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है, उत्तर प्रदेश विधानसभा, और उसमें सदस्य कितने हैं, तो 403 सदस्य। उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान देखें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंबल अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान और कैमूर राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें से दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंबल, पीलीभीत और आपको चंद्रप्रभा याद बहुत अच्छे से रखना है। उच्च न्यायालय देखें उत्तर प्रदेश का तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, तो याद रखना है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य देखें तो रासलीला, नौटंकी, थाली, पैता, झोरा आदि यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य तथ्य देखेंगे दोस्तों तो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन 1366 मीटर लंबाई के साथ विश्व का और भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों विश्व का या भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म, यह किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। इसकी लंबाई क्या है, तो 1366 मीटर है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में देश का पहला लेदर पार्क बनाया जाएगा। तो दोस्तों याद रखें देश का पहला लेदर पार्क कहाँ बनाया जाएगा, कानपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के अन्य तथ्य देखेंगे दोस्तों तो 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। याद रखते जाना दोस्तों कहाँ कहाँ पहला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छे से सब बताया जाएगा, आपको बस याद रखना है। लखनऊ मेट्रो रेलवे, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, अपने डिब्बों को अल्ट्रा वायलेट किरणों से सैनिटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो बन गई है। दोस्तों याद रखें कि लखनऊ मेट्रो रेलवे बनी है पहली मेट्रो देश की जिसने अपने डिब्बों को अल्ट्रा वायलेट किरणों से सैनिटाइज करने की किया है। दोस्तों लखनऊ के KGMU में देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक खोला गया है। लखनऊ मेट्रो रोशपा पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली मेट्रो बनी है। दोस्तों कौन सा पुरस्कार, रोशपा पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली। अमेठी में विश्व का 5वां और देश का पहला विमानन विश्वविद्यालय शुरू हो गया है। तो दोस्तों कहाँ हुआ है, देश का पहला और विश्व का 5वां विमानन विद्यालय, विश्व का ओवरऑल 5वां है और भारत का पहला है, तो अमेठी उत्तर प्रदेश में। शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। तो दोस्तों कहाँ है शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर, गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन है। दोस्तों देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन कौन है, अगर आपसे यही पूछ लिया जाए तो तेजस एक्सप्रेस। यह कहाँ से कहाँ तक चली, तो लखनऊ से नई दिल्ली तक, और इसको किसने झंडी दिखाई है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। याद रखना दोस्तों ये आपके लिए बोरिंग फैक्ट्स नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपको मार्क्स देकर जाएंगे, गारंटी है, बस केयरफुली सुनते जाइए। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में प्लास्टिक कचरे से डीजल बनाने का भारत का पहला संयंत्र लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों प्लास्टिक कचरे से डीजल बनाने का भारत का पहला संयंत्र लॉन्च किस शहर में किया गया है, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में। भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के फाजिल नगर खंड में की जाएगी। दोस्तों भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के फाजिल नगर खंड में की जाएगी। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ पर नागरिकता संशोधन कानून की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू की गई है। तो दोस्तों नागरिकता संशोधन कानून की प्रक्रिया सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई है, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस वर्ष से भारत की नौसेना के बेड़े में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत शामिल किए जाने की घोषणा की है। आपके ऑप्शन है A 2021, B 2022, C 2023, D 2024। तो दोस्तों याद रखें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में 2022 वर्ष तक भारत की नौसेना के बेड़े में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत शामिल किए जाने की घोषणा की है। INS विक्रांत को IAC-1
के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों दोनों नाम याद रखें, INS विक्रांत को ही ISC-1 के नाम से भी जाना जाता है। INS विक्रांत भारतीय नौसेना के पहले जहाज के नाम की याद में इसको नाम दिया गया है। स्वदेशी निर्मित को ISC-1 को INS विक्रांत भी नाम दिया गया है। इसका निर्माण कहाँ हुआ है? तो इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कर रहा है। इसकी लंबाई 260 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर और इसका वजन 40,000 टन है। इसमें डिजाइन से लेकर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले स्टील से लेकर प्रमुख हथियारों और सेंसरों तक लगभग 75% स्वदेशी सामग्री शामिल है। तो यह पूर्णता तो नहीं है, लेकिन 75% स्वदेशी रूप से बनाया गया है। और कहाँ निर्माण हो रहा है? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स किस संगठन के सहयोग के साथ UNDP की एक पहल है? आपके ऑप्शन है A UNO, B WHO, C OECD और D वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों याद रखें, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हाल ही में OECD संगठन के सहयोग से UNDP की एक पहल है। दोस्तों TIWB मतलब टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम का उद्देश्य विकासशील देशों के बीच तकनीकी जानकारी और कौशल को उनकी कर लेखा परीक्षकों को हस्तांतरित करके और सामान्य लेखा परीक्षा प्रथाओं और ज्ञान उत्पादों के प्रसार को उनके साथ साझा करके कर प्रशासन को मजबूत करना है। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल 2015 में शुरू की गई थी और वर्तमान में टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भूटान के लिए किया जा रहा है। कौन कौन कर रहा है? UNDP और OECD, जिसमें भारत को इसका पार्टनर चुना गया है। अब नजर डालेंगे सबसे पहले हम भूटान की तरफ। तो भूटान की राजधानी थिम्पू है, भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग है तथा भूटान की मुद्रा भूटानी नगोल्टम है। दोस्तों साथ में याद रखें, UNDP की तरफ नजर डालेंगे तो UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। UNDP की स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी तथा UNDP की अध्यक्ष वर्तमान में अचीम स्टैनर हैं। दोस्तों तीसरा है OECD। तो OECD की स्थापना 30 सितंबर 1961 को हुई थी। OECD का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। OECD के महासचिव जोस एंजेल गुरियर हैं। दोस्तों याद रखें, गुर्रैया हैं, बहुत अच्छे से महासचिव का नाम। मुख्यालय कहाँ है? OECD का पेरिस फ्रांस में स्थित है। साथ ही याद रखें, इसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 को हुई थी। दोस्तों आप लोगों को आज भी एक टास्क दिया जाता है, आप लोगों को पेरिस के उपनाम बताने हैं कमेंट बॉक्स में। ध्यान से दोस्तों, आप लोगों के पास टाइम है कल तक का, आप लोग कमेंट बॉक्स में पेरिस के उपनाम बताएं और जिसके कमेंट सही होंगे उनके नाम कल की क्लास में बोले जाएंगे। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फार्मा स्टार्टअप कंपनी ने डायग्नोस्टिक चेन थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज को 6300 करोड़ रुपए में खरीद लिया है? आपके ऑप्शन है A 1mg, C B फार्म-EG, C नेटमेट्स और D फ्लिपकार्ट। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में फार्म-EG ने फार्मा स्टार्टअप कंपनी डायग्नोस्टिक चेन थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज को 6300 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। तो दोस्तों किसने खरीदा है? फार्म-EG ने खरीदा है। और किसे खरीदा है? तो थायरोकेयर को खरीदा है। दोस्तों फार्मा स्टार्टअप कंपनी फार्म-EG ने हाल ही में डायग्नोस्टिक चेन थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज को 6300 करोड़ रुपए में खरीद लिया है, जिसमें थायरोकेयर के फाउंडर ए बेलूमनी का कंट्रोलिंग हिस्सेदारी भी शामिल है। फार्म-EG की पेरेंट कंपनी API होल्डिंग्स और थायरोकेयर के बीच बेलूमनी की 66.1% हिस्सेदारी खरीदने के लिए समझौता हुआ है। थायरोकेयर की तरफ नजर डालेंगे दोस्तों, तो थायरोकेयर की स्थापना 1996 में हुई थी और थायरोकेयर का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। दोस्तों याद रखें, थायरोकेयर के संस्थापक कौन है? ए बेलूमनी, जिनके शेयर किसने खरीद लिए? अब फार्म-EG की पेरेंट कंपनी API ने होल्डिंग्स ने खरीद लिए हैं। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रुप की इंडियन होटल्स कंपनी के ताज ब्रांड को विश्व का सबसे मजबूत होटल ब्रांड करार दिया गया है? आपके ऑप्शन है A HDFC ग्रुप, B टाटा ग्रुप, C SBI ग्रुप और D अंबानी ग्रुप। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में टाटा ग्रुप की इंडियन होटल्स कंपनी के ताज ब्रांड को विश्व का सबसे मजबूत होटल ब्रांड करार दिया गया है। दोस्तों याद रखें, लंदन की ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी कंपनी ब्रांड फाइनेंस ने सालाना होटल्स 50 2021 रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट में दोस्तों सालाना होटल्स 50 रिपोर्ट में
टॉप 50 होटल्स के नाम होते हैं, और यह जारी कौन करता है? तो ब्रांड फाइनेंस है, जो कि एक ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी कंपनी है लंदन की, यह जारी करता है। ब्रांड फाइनेंस ने यह रिपोर्ट विश्व के सबसे मूल्यवान और मजबूत होटल ब्रांड के आधार पर बनाई है। इस लिस्ट में प्रीमियर इन दूसरे स्थान पर, तो दोस्तों याद रखें, पहले स्थान पर टाटा ग्रुप की ताज ब्रांड को रखा गया है, दूसरे स्थान पर प्रीमियर इन को, तीसरे स्थान पर मेलिना होटल्स इंटरनेशनल, तीसरे स्थान पर मेलिना होटल्स इंटरनेशनल, चौथे पर NH होटल ग्रुप, और पांचवें स्थान पर सांगरी ला होटल एंड रिसोर्ट स्थित है, स्थान मिला है। दोस्तों ग्लोबल ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी कंपनी की ब्रांड फाइनेंस, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट, कस्टमर फैमिलियरिटी, स्टाफ सेटिस्फैक्शन और कॉरपोरेट रेप्यूटेशन जैसे मानदंडों पर ब्रांड को मजबूती का आकलन करती है। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किस देश के शोधकर्ताओं को हाल ही में सीमेंट साइट पर एक नया प्रारंभिक मानव नेशेर रामला होमो मिला है? आपके ऑप्शंस है: ए जापान, बी अमेरिका, सी इराक और डी इजराइल। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में इजराइल देश के शोधकर्ताओं को हाल ही में सीमेंट साइट पर एक नया प्रारंभिक मानव नेशेर रामला होमो मिला है। दोस्तों इजराइल के शोधकर्ताओं को नए प्रकार के प्रारंभिक मानव की हड्डियां मिली हैं, जो पहले विज्ञान के लिए अज्ञात थीं। शोधकर्ताओं के मुताबिक 1,40,000 और 1,20,000 साल पहले की अवधि नेशर रामला मानव का आकृति विज्ञान निएंडरथल और पुरातन होमो मानवों के साथ इसके लक्षण को साझा करता है। दोस्तों यह ऐसी अवशेष मिले हैं हड्डियां, जो आप देख सकते हैं। अब नजर डालेंगे इजराइल की तरफ, तो इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम तथा मुद्रा इजरायली शैकेल है। दोस्तों याद रखें, इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम आपको बता दूं तो मोसाद है, इजराइल की खुफिया एजेंसी के नाम, जो कि दुनिया की सबसे टॉप नंबर 1 की खुफिया एजेंसी है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों याद रखें, वीडियो आपको फीडबैक देना है जरूर कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आप सबसे निवेदन है कि आप सब अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें मोटिवेट करता रहता है अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।